लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 6 के 20 MCQs, फर्स्ट 20 MCQs मैंने आपसे कहा था कि डिस्कस करेंगे, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ पेज है 239, MCQ नंबर 1 से लेके 5 तक। 2, चलिए 2 देखते हैं। Which of the following measure is not likely to boost a country's rate of economic growth? Rate of economic growth कह लें या GDP कह लें। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिससे GDP नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अच्छा ध्यान में रखिए, अगर कंजम्पशन इन्वेस्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़े GDP बढ़ती है, इसे एग्री करते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी, अगर CIGX - M में से कोई भी एक चीज बढ़े तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी। अब मुझे बताइए टैक्स कट, इससे क्या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? टैक्स के कम करने, क्यों नहीं भैया, अगर मेरा जो टैक्स लिया जाता है 10% कम हो जाए तो मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे खर्च करने के लिए, तो मैं ज्यादा पैसे, कंजम्पशन बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी। टैक्स रिबेट, टैक्स कट और टैक्स रिबेट एक ही तरह की चीज है। रिडक्शन इन सब्सिडीज, अगर सब्सिडी डिक्रीज कर दें तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीज इन सब्सिडी वैसा ही है जैसा इंक्रीज इन टैक्स, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे। तो इसका मतलब है सी जो है इससे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। डी इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई हमारी? सी। जी और कोई क्वेश्चन? 5, टू काउंटर ए रिसेशन। अच्छा ये 5 अभी रहने दीजिए, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर का, ये नहीं करना क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ पेंडिंग कर लीजिए। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक कवर करेंगे तो आपने ये वापस आके इसको सॉल्व करना। फिर इसके अलावा 6, which of the following is most likely to lead a rise in the aggregate demand? 6, इसमें से कौन से वाले से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे तो डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन करेक्ट, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन ऑटोनोमस सेविंग, अब सेविंग इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन क्या होगी? सेविंग और कंजम्पशन एक दूसरे का अपोजिट है, लिख ले सेविंग, ठीक है जी। ऑटोनोमस क्या हमें नहीं पता अभी, वो पता नहीं क्या होती है ऑटोनोमस सेविंग, लेकिन सेविंग है तो सेविंग ना, तो सेविंग बढ़ने से कंजम्पशन क्या होगी? मैं जितने पैसे घर लेके जाता हूं, जितने ज्यादा सेव करूंगा उतने ज्यादा कम खर्च करूंगा। सेविंग बढ़ने से कंजम्पशन कम होती है, तो अगर सेविंग इंक्रीज होगी कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, वो भी गलत। और डी इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, अब कंज्यूमर बन के, अगर बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, क्या हम ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे? क्या इन्वेस्टर ज्यादा चीजें, मशीनरी खरीदेगा? कंजम्पशन भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ सेविंग बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन कम, चाहे सेविंग के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट देख लें एग्रीगेट डिमांड पे, चाहे डायरेक्ट इफेक्ट देख लें कि इंटरेस्ट कम होने से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम होती है। नहीं भैया, ये तो मैंने सुन, वो तो होता है कि मनी ट्रांसफर ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं? मशीनरी वगैरह खरीदने को, शाबाश, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो कैपिटल फॉर्मेशन का एक फेज है। असल में कैपिटल फॉर्मेशन तब होती है जब वो मशीनें खरीदी जाती हैं, इन्वेस्टर उन चीजों को बारो करके उनसे कुछ चीजें खरीदता है, तब होती है इन्वेस्टमेंट। 6 क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी 6 में? बी। और कोई क्वेश्चन? 8,
A deflationary gap exists in an economy when aggregate demand is less than full employment level of economy. Aggregate demand less है full employment से, तो यही होता है ना aggregate demand. Injection exceeds withdrawal at the full employment level of income. जब इंजेक्शन ज्यादा हो विड्रॉल से तो फिर डिफ्लेशन, फिर तो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, उससे तो डिफ्लेशनरी गैप कम हो रहा होता है. ठीक है. सी द गवर्नमेंट हैज ए बजट सरप्लस, इसका कोई लेना देना ही नहीं है बजट सरप्लस का. इसको ज्यादा नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 8 में? ए. भाई किसी को समझ ना आई हो 8 की तो केन्जियन डायग्राम बना दे, केन्जियन इक्विलिब्रियम की खुद ही समझ आ जाएगी. किसी को अगर एमसीक्यू नंबर 8 समझ नहीं आया तो क्या करे, केन्जियन की डायग्राम बना दे, खुद समझ आ जाएगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम एग्रीगेट डिमांड, तो दरमियान का गैप क्या कहलाता है, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप. जी 10 तक और कोई प्रॉब्लम? 7. इन्फ्लेशन विल इंक्रीज व्हेन, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? इंक्रीज इन प्राइस लेवल. पक्की बात है कि डिक्रीज इन प्राइस लेवल? इंक्रीज इन प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन, डिक्रीज को तो डिफ्लेशन कहते हैं. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई. यानी फास्टर से मुराद ग्रेटर कर लें, फास्टर से मुराद क्या कर लें, ग्रेटर देन. अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, अब मुझे नहीं समझ आ रही, जब कभी ये इस तरह की ये एक्सपेंसिव क्यों है, डायग्राम बना लिया करें. जब कभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वगैरह की बात करें, डायग्राम बना लिया करें. इधर डायग्राम बना लेते हैं, बड़ी सी करके डायग्राम बना लेते हैं. जीडीपी, प्राइस लेवल, रफ सी डायग्राम बना रहा हूं, इतराज तो नहीं आपको. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, क्या गलती है? मेहरबानी भाई. लॉन्ग रन एग्रीगेट कहता है अगर एग्रीगेट डिमांड फास्टर यानी ग्रेटर होगी एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो बताइए प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पूछ क्या रहा है, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, तो इसी से होगा ना, इसी से इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट है. एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज फास्टर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होती है. अब ये इस डायग्राम में सारी चीजें यही रखें, अब की बार हम एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं. एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट इधर आएगा, इधर है, इधर. एग्रीगेट सप्लाई 1, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, अब कौन सी प्राइस है? लेकिन पूछा क्या है? इन्फ्लेशन. अगर सारा क्वेश्चन यही होता डिफ्लेशन कहता, ये कहता है. भाई समझ आ गई बात के? एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, एग्रीगेट डिमांड कम हो तो फिर भी प्राइस लेवल कम ही होता है ना. एग्रीगेट डिमांड कम हो तो इधर ही आएगी ना, ये पहले ये है, अब ये हो गया. तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से भी प्राइस लेवल कम ही होता है. ये तो सिंपल था. नहीं सिंपल नहीं था वैसे, अच्छा क्वेश्चन था. फास्टर का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर. जी 10 तक और कोई प्रॉब्लम? 11 से 20 तक कोई प्रॉब्लम? 11. अच्छा, इंक्रीज इन द कैश, इसके साथ भी लिख ले क्या? हाँ, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? इसके साथ लिख ले मॉनेटरी पॉलिसी. भाई गलती हो गई, आप भी तो गलती कर देते हैं ना. क्या उस्ताद से गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं, उस्ताद भी इंसान, ठीक है, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन. लेकिन जो अच्छा प्रोफेशन होता है वो कौन होता है? जो गलती को मान ले और उसे सुधारे. तो इंशाल्लाह इस गलती को नेक्स्ट एडिशन में सुधार लिया जाएगा.
इस दफा की माफी दे दें, अगली दफा से। चलिए और कोई क्वेश्चन 11 के बाद, 11 के अलावा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अच्छा, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती हैं? जिनसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है कि कम होती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी का एग्रीगेट सप्लाई से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसका तो एग्रीगेट डिमांड से है। नहीं, कंसेप्ट नहीं समझ आया। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कहता है बताओ इसमें से कौन सा टूल ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज है, मतलब किससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी? टैक्सेस इंक्रीज करें, कम होगी, सब्सिडीज कम कर दें, टैक्स रिबेट्स ज्यादा कर दें, तो इससे होगी। टैक्स रिबेट का मतलब छूट, रायत, कंसेशन, टैक्स कट्स अभी बताया था। तो टैक्स रिबेट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। फ्रीज वेजेस, वेजेस फ्रीज कर दी जाएं, रोक दी जाएं, इसका भी हाँ एग्रीगेट डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये इररेलेवेंट सा उसने फैक्टर बता दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? सी। क्लियर हुआ कुछ? 14 लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज ए वर्टिकल लाइन बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल एंड सिग्निफाइज द अपर लिमिट ऑफ कैपेसिटी इन इकोनॉमी। अच्छा, आखिरी बात सही कह रहा है, ये अपर लिमिट है कैपेसिटी की। फुल कैपेसिटी मैक्स यही होती है ना भाई। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर फुल कैपेसिटी को नहीं शो कर रहा होता कि मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आधी बात सही कर रहा है। उससे पहले कि डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल कर रहा, क्यों? डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल होते तो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता प्राइस के साथ। ये प्राइस के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल एंड सिग्निफाइज द लोअर लिमिट ऑफ कैपेसिटी, दोनों ही गलत। सी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस लेवल, क्या प्राइस लेवल से इंडिपेंडेंट होता है? बिल्कुल, प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, ये अपनी जगह पे रहता है। इसी को इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस लेवल एंड सिग्निफाइज द अपर लिमिट ऑफ कैपेसिटी इन इकोनॉमी। सी ऑप्शन करेक्ट। अपर लिमिट का मतलब अभी यही बता रहा था, फुल कैपेसिटी, मैक्सिमम जितनी प्रोडक्शन हो सकती है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पोटेंशियल आउटपुट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है मेरे भाई? नहीं समझ आया कि नहीं है? चलिए, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें 14 में। लोअर लिमिट का मतलब, हाँ लोअर लिमिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं भी एक्चुअली इससे कह रहा हूं उसकी इंडिकेशन। 16 which of the following is an objective of fiscal policies। फिस्कल पॉलिसीज भी हमने पढ़ना है अभी। हाँ, इसके साथ भी पेंडिंग, और पेंडिंग के साथ लिख लें फिस्कल पॉलिसी, ताकि आपको पता हो कि किसके बाद आना है वापस। जी 20 तक और कोई क्वेश्चन? 13? हाँ 13 के साथ भी क्या लिखेंगे वाला? उसमें तो 13 में खुद ही कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज। गुस्सा कर गया। आप शुक्र अदा करें, नहीं एमसीक्यू करने पड़ रहे, काम कम ही हो रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, तो फिर शुक्र अदा करें। और कोई क्वेश्चन? 29 तो कहा ही नहीं था, 20 तक कहा था मेरे भाई। इसको भी पेंडिंग कर ले, लेकिन कल तक, ये कल डिस्कस करेंगे 29। जी और कोई क्वेश्चन 20 तक? 18 along with benefits certain costs are also associated with economic growth। कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ के, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के, आउटपुट बढ़ने के कहां को फायदे होते हैं, तो वहां पे कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या कह रहा है? एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ,
आउटपुट जीडीपी बढ़ने के फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। क्या? दिस इंक्लूड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है क्या? नहीं, बल्कि कम होती है। जब आउटपुट बढ़ती है तो नौकरियां भी, आउटपुट तभी बढ़ेगी ना, लोग नौकरियां करेंगे। तो जीडीपी उसमें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कम नहीं होती मेरे भाई। डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, भाई ग्रोथ बढ़ेगी, ज्यादा आउटपुट होगी, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, कम थोड़े मिलेगा। इन्फ्लेशन, नहीं एक मिनट है, एग्रीगेट इक्विलिब्रियम ये था, आउटपुट बढ़े तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तो इसका मतलब यह है जब आउटपुट बढ़ेगी तो साथ में प्राइस लेवल भी बढ़ता है। ठीक है जी। तो इसमें करेक्ट स्टैगफ्लेशन पता नहीं क्या, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। नहीं, ये इररेलेवेंट है। आपको पता है इररेलेवेंट ऑप्शन भी देता है। एमसीक्यूज का असूल ये होता है कि 4 ऑप्शंस होती है ना, 2 नॉर्मली इजीली रूल आउट हो जाती हैं, 2 में टाई पड़ती है, मतलब कंफ्यूजन होती है हमें नॉर्मली। ठीक है, हाँ 2 में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर, जो इररेलेवेंट ऑप्शन होती है तो सीधा सीधा रूल आउट करनी होती है ना हमने जी। और की क्वेश्चन 20, जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो, ये क्या फार्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय, हाँ रियल जीडीपी का फार्मूला क्या था? नॉमिनल डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। तो डिफ्लेटर इधर आ जाएगा और रियल नीचे, तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला लिखाया था ना, बिल्कुल लॉक कर दे, फाइनल है। अब बताइए क्या 5 लाख निकला मेरा, 20 लाख के 1 करोड़ है? नहीं, अमिताभ बच्चन का बड़ा शौक है ना तुम्हें, तो लाओ मुझे 1 करोड़ रुपया दो ना, लॉक कर दिया जाए। उसे अमिताभ बच्चन बनने का शौक है तो मुझे करोड़पति बनने का हक नहीं है कोई? अच्छा नहीं कोई बात। कल के लिए असाइनमेंट नोट कर लीजिए, एमसीक्यू नंबर 21 से 40। 21, हाँ कल छुट्टी है। 21 से 60 तक, 21 से 60। अच्छा एक चीज सुन लें, किसी भी चैप्टर में जैसे जैसे हम एमसीक्यूज आगे बढ़ते जाते हैं ना, हम क्विकली जो है उसको स्पीड बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट ऐसे होते हैं ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं, तो कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे हैं तकरीबन मिलते जुलते। तो जो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपकी स्पीड तेज, तो परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। अब आपकी होम असाइनमेंट है एमसीक्यू नंबर 21 से लेके 60 तक, क्लियर हो गई है बात। और जो टेस्ट होगा आपका चैप्टर 6, हाँ चैप्टर 6 कंप्लीट का टेस्ट होगा, चैप्टर 6 का कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, नहीं कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो जाएगा जी। नहीं अभी फिलहाल जो है सिर्फ ये चैप्टर 6 बड़ा चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, कंसेप्ट भी है। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर फिर अगेन हमारा कंसेप्चुअल भैया, आज का लेक्चर हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर है, इसको आपने समझना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अगर ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। इसमें हम सीखने क्या जा रहे हैं, देखिए कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मैक्रो इक्विलिब्रियम। अच्छा किसके मुताबिक? 3 अप्रोचेस थी ना मैक्रो इक्विलिब्रियम की, कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अप्रोच, विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन अप्रोच, और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हमने एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच सीखे, उसमें इक्विलिब्रियम बनाना सीखा हमने, किसमें? क्लासिकल अप्रोच में भी, केन्जियन अप्रोच में भी। इक्विलिब्रियम के साथ कंफर्टेबल है,
अच्छा मुझे बताइए, जब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम स्टडी किया था तो उसमें क्या स्टडी किया था? मार्केट इक्विलिब्रियम बना के खत्म कर दी कहानी कि ये भी कंसेप्ट पढ़ा था कि क्या मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज किन कंडीशंस में होता है याद है? एग्रीगेट डिमांड, सॉरी डिमांड इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट हो या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, या सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। याद है? तकरीबन मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन वो नहीं है। मिलता जुलता कंसेप्ट है उसी से। जिस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, बताइए क्या मैक्रो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो सकता है? फिर बताइए, अटेंटिव होके जरा देख ले, 20-25 मिनट अटेंटिव हो जाए, कंसेप्ट है हमें। क्या मैक्रो, जिस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है उसी तरह मैक्रो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सिचुएशन में? 4 सिचुएशन में। अगर एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। 4 सिचुएशन है, समझ आ गई आपको? फिर बताइए, क्या मैक्रो इक्विलिब्रियम एक दफा डिटरमिन हो गया चेंज हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है। किन सिचुएशन में? 4 सिचुएशन में। एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा बताइए, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, भाई कैसे, क्या हुआ होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी? भाई एक्सपेंशनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए होंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। अच्छा बताइए, मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है जब एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। बताइए, एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हुई होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के मतलब, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से। ये टर्म्स याद रखनी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। क्या मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। किस वजह से? अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो बताइए एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड कैसे शिफ्ट हुआ होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गए होंगे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर गई होगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए लास्ट सिचुएशन के मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो सकता है? लास्ट सिचुएशन, जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। भाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हुई होगी? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गए होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, और याद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी वगैरह। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इनपुट की प्राइसेस, इंपोर्ट प्राइसेस, टैक्सेस, एक्सचेंज रेट। एग्री करते हैं, पहले मेंटली कन्विंस्ड हो जाए, एग्री करते हैं मैक्रो इक्विलिब्रियम इन्हीं 4 सिचुएशन की वजह से चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि इनका इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आएगा। पहले बताइए, मैक्रो इक्विलिब्रियम हमने क्लासिकल में भी पढ़ा, केन्जियन में भी पढ़ा। क्या चेंज इन इक्विलिब्रियम भी दोनों में होना चाहिए, सिर्फ एक में? दोनों में। किताब में सिर्फ एक में है, आई क्या भी एक, लेकिन कंसेप्ट जो है मैं आपको कंप्लीट दे रहा हूं ताकि बाद में अगर कोई केन्जियन थ्योरी के मुताबिक कंसेप्ट आता है तो हमें उस वक्त उलझन ना हो। क्लासिकल अप्रोच, आपके सामने डायग्राम ड्रा करने लगा हूं। एक्स एक्सिस पे बताइए क्या मेजर करना है हमने? जीडीपी या नेशनल आउटपुट। अटेंटिव हो जाइए, कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम कोई नहीं होती। इधर एवरेज या जनरल प्राइस लेवल, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये है हमारा
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर। इक्विलिब्रियम इस वक्त हमारा क्या है? ई नॉट। और प्राइस लेवल क्या है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए पहली एग्जांपल, इक्विलिब्रियम का इफेक्ट देखना है हमने, कैसे चेंज हो सकता है, इसका इकोनॉमी में इफेक्ट क्या आएगा। पहली एग्जांपल, राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है? क्यों शिफ्ट होगी? क्या किया होगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो ये आ जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड 1। अब बताइए हमारा नया इक्विलिब्रियम कहां आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसी कंसेप्ट को दूसरे एंगल से पूछ रहा हूं, एग्जामिनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गवर्नमेंट ने जीडीपी बढ़ानी, पहले सिखाया क्या? एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। इसी कंसेप्ट को दूसरे आईकैप कैसे पूछ सकता है? अगर गवर्नमेंट ने जीडीपी को बढ़ाना हो, बताओ क्या करे? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करे। अच्छा और बताओ, अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना हो, एग्रीगेट डिमांड कम कर दे। ठीक है, समझ रहे हैं दोनों एंगल से। हमने पहले ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी किस वजह से, बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर हमने एग्रीगेट डिमांड का इफेक्ट दोनों साइड पे देखा, फिर हमने देखा अगर यहां पे टारगेट हमने इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो एग्रीगेट डिमांड को क्या करना पड़ेगा। दोनों एंगल से, कॉज एंड इफेक्ट दोनों एंगल से। समझ आ रही बात की? दोबारा समझते हैं, रिवर्स करते हैं इसको। अब देखिए ये एक एग्जांपल के साथ हमने इसको पढ़ लिया, रिवर्स आते हैं। ये आपके सामने इक्विलिब्रियम है, मैक्रो इक्विलिब्रियम। मुझे बताइए क्या मैक्रो इक्विलिब्रियम में चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। किस वजह से चेंज हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड भी, एग्रीगेट सप्लाई भी। एक रीजन हमने पढ़ ली, राइटवर्ड शिफ्ट। अब दूसरा इफेक्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये कंसेप्ट गौर से समझ लें, आगे यूज होने, और फिर हर कंसेप्ट के साथ मैं डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अभी डायग्राम ज्यादा बनाने का मकसद यही है, कंसेप्ट जहन में बैठ जाए। उसके बाद हवाई बात होगी कि हाँ भाई इन्फ्लेशन को कम करना है क्या करें, आउटपुट को बढ़ाना है क्या करें। उस वक्त डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा कि ये होना चाहिए। उस वक्त एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपको खुद से पता होगा, जहन में डायग्राम बनेगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, इक्विलिब्रियम चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए इफेक्ट क्या आएगा, ये देखते हैं हम। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करना है कहां? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड इस साइड पे जाएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? इनसाइड। अब मुझे ये बताइए एग्रीगेट डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस वजह से हुआ होगा? एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, क्या करना होता है? शाबाश, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। अब ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड 1। देखिए यही है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया? यहां से ये इफेक्ट, यहां से ये इफेक्ट। अब बताइए अगर एग्रीगेट डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से, तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, क्या मैक्रो इक्विलिब्रियम में डिमांड के अलावा सप्लाई की वजह से भी चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। भाई कैसे आ सकता है? अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए फिर भी चेंज हो सकता है, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए
तब भी इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। जिस तरह एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने से इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, उस तरह एग्रीगेट सप्लाई के भी चेंज होने से इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। एग्रीगेट सप्लाई पहला कैसे, अगर एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो फिर भी इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो फिर भी इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। पहले देखते हैं राइटवर्ड शिफ्ट की। लेकिन मुझे यह बताइए एग्रीगेट सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ कैसे होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए होगा या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई होगी। तो यहां पे देखिए अब राइटवर्ड शिफ्ट मैं करने जा रहा हूं। ये है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। देखिए शिफ्ट सही किया मैंने, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई 1। जी मेरे भाई, क्या एग्रीगेट डिमांड में जो चेंज आने से, इंक्रीज या डिक्रीज आने से जीडीपी में चेंज आएगा वो इक्वल होगा या कि डिफरेंट हो सकता? वो तो डिपेंड करता है चेंज कितना आया। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई है तो जीडीपी में चेंज ज्यादा आएगा, अगर कम इंक्रीज हुई है जीडीपी में चेंज कम। इसी तरह अगर एग्रीगेट डिमांड कम इंक्रीज हुई है, सॉरी कम डिक्रीज हुई है, तो फिर जीडीपी में डिक्रीज कम होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है जीडीपी में डिक्रीज भी ज्यादा आएगा। वो तो उनके रेशो से फर्क पड़ता। सिमिलर कंसेप्ट प्राइस पे भी है, वो डिपेंड करता है कि चेंज कितना आया। डिमांड जितनी ज्यादा कम होगी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा कम होगी। ठीक है वो जी। अब देखिए इफेक्ट क्या, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है E1। भैया आपस में आपने शायद मेरा इशारा नहीं समझा। मैंने आपसे दरखास्त की थी कि कंसेप्ट टेक्निकल है, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कीजिए। ठीक है, नॉर्मली मेरी आदत नहीं होती कि स्ट्रिक्टनेस के साथ क्लास पढ़ाऊं, आपने नोट भी किया होगा। लेकिन सम टाइम जब, क्योंकि मेरे ऊपर एक दो स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सारे स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, कुछ दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब भी होते हैं और मैंने जाहिर है सबको पढ़ाना है। अगर किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट पहले से आता है या उसे आसानी से समझ आ जाती है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो दूसरी क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। ज़रा थोड़ा सा आज के लेक्चर में ज़रा ख्याल रखिएगा जी। आगे चलते हैं। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये आ गया। तो जीडीपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई, और प्राइस लेवल डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी एग्रीगेट सप्लाई कर इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज हो गया और प्राइस लेवल कम होगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, अच्छा चलिए अब लास्ट कंसेप्ट, क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। अब हम अपना लास्ट कंसेप्ट जो है इसको पढ़ते हैं क्लासिकल में कि ये कैसे इफेक्ट करेगा हमारे मैक्रो इक्विलिब्रियम को। अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है ये कैसे इफेक्ट करेगा। मैक्रो इक्विलिब्रियम ये आपके सामने। अब क्या करना है हमने, इफेक्ट किसका देखना है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डायग्राम क्या बनेगी हमारी, ये देखिए क्या ये डायग्राम करेक्ट है। अब यहां पे नया इक्विलिब्रियम E1, ये न्यू इक्विलिब्रियम ये इधर है, आउटपुट डिक्रीज हो रही है, प्राइस लेवल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिक्रीज हो आउटपुट डिक्रीज होगी और प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। कंसेप्ट समझ लिया आपने? चारों का वन बाय वन इफेक्ट शो करवा दिया। अब आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये कंसेप्ट आपने सही बता दिया तो इसका मतलब ये है आने वाला एक अहम टॉपिक आपने पढ़ लिया, आने वाला एक अहम टॉपिक आपने पढ़। और अगर इसका गलत जवाब दिया इसका मतलब है ये कंसेप्ट भी आपको समझ नहीं आया। क्वेश्चन गौर से जवाब देना है, बल्कि पहले लिख लीजिए बाद में बोलिएगा। इक्विलिब्रियम 4 सिचुएशन में चेंज हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड
एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड। बताइए इन्फ्लेशन की दो बड़ी रीजंस क्या होती हैं? इन्फ्लेशन की दो बड़ी रीजंस क्या, लिखे नहीं पहले लिखे फिर बताइएगा। इन्फ्लेशन की दो बड़ी रीजंस क्या होती हैं? इन्फ्लेशन की दो बड़ी रीजन, जी नोट कर लिया आपने? जी मेरे भाई बताइए इन्फ्लेशन की पहली रीजन। एग्रीगेट सप्लाई, शाबाश, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। और दूसरी रीजन एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, शाबाश। इन दो रीजन को लिख दें, लिख ले। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक लिखे डिमांड, डिमांड, और दूसरी लिखे सप्लाई। डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। ये साइड पे छोटी सी टिप बना लें आप कि और देखिए आपके सामने इसी तरह होता है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल इंक्रीज होना। ये इन्फ्लेशन के टॉपिक का सबसे अहम कंसेप्ट ये है। वो कहता है रीजन बताओ, हमने कहा ये रीजन है। अगर डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम भी बना सकते हैं। इनका सिर्फ नाम, अब आपको टेक्निकल नाम बताना है, वो तब भी एक है, चलिए नाम भी बता देता हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये कौन सी इन्फ्लेशन है? जब डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस लेवल बढ़े, इसे क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, भाई ये क्या हुआ? भाई ये तो होना चाहिए था सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। तो सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई किस वजह से डिक्रीज हुई है? कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो जब कॉस्ट बढ़ने की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेशन आएगी कि नहीं आएगी? उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट। तो इन्फ्लेशन की दो टाइप्स क्या हुई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कुछ समझ आया? परेशान होने की जरूरत नहीं, नहीं समझ आया दोबारा फिर समझाना जब इन्फ्लेशन का टॉपिक आएगा। लेकिन अभी लिंक कर दिया मैंने कि आपको ये इक्विलिब्रियम बता के चलेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा आप समझ रहे हो कि लेक्चर खत्म हुआ? लेक्चर अभी समझ नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ अभी भला? केंजियन तो बताना है, केंजियन तो बताना है। हाँ लकड़हारे वाले, बिल्कुल लकड़हारे का बेटा, बिल्कुल। ये आ गया जीडीपी और ये आ गया हमारा नेशनल आउटपुट। यहां पे आ गया एवरेज प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ही है जी। यहां पे इक्विलिब्रियम ये है, एग्रीगेट डिमांड। कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं, इवन। एग्री करते हैं? बताइए इस मॉडल को सामने रख के एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी एक गलती होगी, आपने भी नहीं बताया। क्या? शाबाश, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट बढ़ेगी। और प्राइस लेवल पे ये केन्स कह रहा है, क्लासिकल ये नहीं कह रहे थे। क्लासिकल क्या कहते थे? आउटपुट भी बढ़ेगा प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। केन्स क्या कहता है? आउटपुट बढ़ेगा प्राइस लेवल। अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए जीडीपी कम होगी प्राइस से। अच्छा आप सुने, आपसे आज के लेक्चर का सबसे मुश्किल सवाल पूछूं? चले पैसे ये ले इनाम। अच्छा लेकिन जिसको जवाब आता है वो हाथ उठाएगा, मैं उससे पूछूंगा, सही बताएगा, फिर इनाम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मेरा ये है, केन्स कहता है अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, प्राइस लेवल सेम रहेगा, लेकिन हमेशा नहीं। हाथ उठाइए। 1
2 3 4 5, पहले इनका था। 1 मिनट है, नहीं आपका नहीं, नहीं आपका नहीं, ये भाई आप बताइए। नहीं मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ना, छोड़िए। नहीं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, शाबाश शाबाश। ये ले, ये भाई को दीजिए जरा। अब वो कहता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं अचीव होता। जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं अचीव होता। आप जिस तरह उन्हें पैसे दे रहे थे ना, मुझे दूध पिलाई की रस्म याद आ गई। बात करते हैं, टाइम कम है, जल्दी छुट्टी कर दो। चलिए अब देखें एग्रीगेट डिमांड। अच्छा बड़ी अहम बात, मरते मरते क्या कह गया? एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया ना, जैसे यहां पे फर्ज कीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अब अचीव हो गया, ये अहम बात है। एग्रीगेट डिमांड, अब यहां से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो अब क्या होगा? अब आउटपुट पे तकरीबन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। अब इस कंसेप्ट को देखें, क्या आखिरी अल्फाज, इसके बाद लेक्चर खत्म। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वो हमने पढ़ा है। उसने कहा अगर इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है, इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है, जब इकोनॉमी यहां पे है स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं? तो ये सारी स्पेयर कैपेसिटी है। जब इकोनॉमी यहां पे है स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं? इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है। कहा जब इकोनॉमी स्पेयर कैपेसिटी में है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, प्राइस पे कोई फर्क नहीं। और जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब स्पेयर कैपेसिटी से नीचे नीचे सिर्फ आउटपुट बढ़ेगी, और फुल कैपेसिटी के बाद सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगी। भाई ये बात समझ आई कि नहीं है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।